हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल आरएस ऑनलाइन क्लासेस। तो फिर से एक बार आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो आप देख पा रहे हैं हमारा जो चैनल आज लेकर आया है आपको एक नया वीडियो, और जो नया वीडियो होने वाला है बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2026 का। यह एक वीडियो जो आपने पहले भी इस वीडियो को देखा होगा, चैप्टर 2 यानी कि आपने फिजिक्स पढ़ रहे हैं, फिजिक्स 2 आप पढ़ रहे हैं। तो फिजिक्स चैप्टर 2 का आज मैं दूसरा वीडियो लेकर आया हूं, ठीक ना। आपने पहला वीडियो देखा होगा चैप्टर 1 का, चैप्टर 2 का दूसरा वीडियो देख रहे हैं। चैप्टर 2 से पहला वीडियो देख चुके हैं, जो आपका क्या था, सब्जेक्टिव ही था, यानी लेक्चर टाइप का था। अब जो पढ़ने वाले हैं यहाँ पर, या इस वीडियो में देखने वाले हैं, यहाँ पर आपको दिखने वाला है सब्जेक्टिव यानी कि थ्योरी दिखने वाला है। और ये चैप्टर होने वाला प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश के अपवर्तन से आज उन क्वेश्चन को आज मैंने लाया हूँ आपके सामने, या रखूँगा, जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत ही बेहद ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। इसीलिए इस वीडियो के अंत तक आपको बने रहना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। पहला हमारा क्वेश्चन क्या होता है। पहला क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है सघन माध्यम। कौन सा माध्यम? हमारा क्वेश्चन निकल के आया है सघन माध्यम। सघन माध्यम किसको कहते हैं, इसको जान लें। पहले सघन माध्यम में आपको इस टाइप से क्वेश्चन आ जाए तो बोलेंगे, जब एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल क्या हो जाए, कम हो जाए, उस माध्यम को हम क्या कहते हैं, सघन माध्यम कहते हैं। यानी कि देखिएगा कि यहाँ पर आप देख रहे हैं इस टाइप का फिगर, ठीक ना। इसको आगे और बताते हैं हम कि जब एक माध्यम के सापेक्ष एक माध्यम में प्रकाश की चाल क्या होती है, उसके सापेक्ष मुताबिक, उसके अकॉर्डिंग क्या होती है, दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल क्या हो जाती है, कम हो जाती है। इस माध्यम को हम बोलते हैं सघन माध्यम। आइए देखते हैं। जैसे देखिए, हवा में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड दिया हुआ है, और यहीं पर जल में आती है तो प्रकाश की चाल क्या हो जाती है, कम हो जाती है, 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड हो जाता है। इस टाइप से आप देख पा रहे हैं सघन माध्यम को, ठीक ना। अब देखिए, हवा बराबर क्या होता है, तो विरल, और जल बराबर होगा सघन, ठीक ना। अब स्टार मार्क्स यहाँ पर आप नोट में देख सकते हैं कि जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में क्या करती है, प्रवेश करती है या जाती है, तो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, दूर हटेगी नहीं, ठीक है। अभिलंब की ओर क्या हो जाती है, मुड़ जाती है। इन बातों को याद रखेंगे, मुड़ जाती है, अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, ठीक है। यहाँ देखिएगा कि जब प्रकाश की किरण आ रही है किस माध्यम से, सघन माध्यम से। सघन माध्यम से किस माध्यम में, विरल माध्यम में जा रही है। तो विरल माध्यम में जैसे जाती है तो ये हमारा क्या है, अभिलंब है। ये हमारा क्या है, अभिलंब। मान लीजिए ये अभिलंब है, ठीक है। तो इस अभिलंब से क्या हो जाती है, अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। यहाँ देखिए, अभिलंब की ओर क्या हो रही है, मुड़ रही है। तो यही हमारा सघन माध्यम है। सघन माध्यम क्या कहता है, जब एक माध्यम में प्रकाश की चाल एक माध्यम के सापेक्ष प्रकाश की चाल दूसरे माध्यम में क्या हो जाए, कम हो जाए। और देखिए, जब प्रकाश की किरण किस माध्यम से, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। ऐसे माध्यम को हम क्या कहते हैं, सघन माध्यम कहते हैं, ठीक है। तो इसके साथ अगला क्वेश्चन देखिएगा, इसी का दूसरा क्वेश्चन है, विरल माध्यम किसे कहते हैं, ठीक ना। अगर आपको सघन माध्यम आ जाए फिर भी उतना लिखेंगे और उस टाइप का बताएंगे फिगर उगर बनाकर, तब आपको 2 मार्क्स क्लियर हो जाएगा। विरल माध्यम यदि आपको पूछता है तो बोलेंगे, जब एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल क्या हो जाती है, ज्यादा हो जाती है, वैसे माध्यम को हम क्या कहते हैं, विरल माध्यम के नाम से जानते हैं, या विरल माध्यम कहते हैं, ठीक ना। जैसे देखिए, हवा में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है, और कांच में प्रकाश की चाल क्या होता है, 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ये एक एग्जाम्पल के तौर पर लिया गया है, ठीक है। अब देखेंगे, हवा बराबर क्या होता है, विरल होता है, और कांच बराबर यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, सघन हो जाएगा। नोट में देखेंगे कि जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है, जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अभिलंब की ओर मुड़ेगी नहीं, अभिलंब से दूर हटेगी इसमें, ठीक है। अभिलंब से क्या हो जाती है, दूर हट जाती है, अभिलंब से दूर हट जाती है। यहाँ देखिएगा आपकी, जब प्रकाश की किरण किस माध्यम से, विरल माध्यम से, इस विरल माध्यम से किस में जाती है, सघन माध्यम में जाती है। तो जैसे विरल माध्यम से सघन माध्यम में आती है तो सघन माध्यम से विरल में जाती है, ठीक है। तो इस टाइप से विरल माध्यम से जब सघन माध्यम में जाती है तो ये हमारा जो अभिलंब है, इस अभिलंब से क्या हो जाती है, अभिलंब से दूर हट जाती है, ठीक ना। इस बात को याद रखेंगे। ये हमारा क्या था, प्रकाश का विरल माध्यम था। विरल माध्यम किसे कहते हैं, तो ऐसे लिख सकते हैं आप, ठीक ना। आगे चलते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन क्या कर रहा है,
तीसरा क्वेश्चन जो हमारा काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या है कि प्रकाश के अपवर्तन में प्रभाव को लिखे, या प्रकाश के अपवर्तन के प्रभाव को लिखे, इस टाइप से रहेगा क्वेश्चन। ठीक है, प्रकाश के अपवर्तन के प्रभाव को लिखें। तो प्रकाश के अपवर्तन के प्रभाव क्या होता है? प्रकाश के अपवर्तन के प्रभाव होते हैं निम्नलिखित होते हैं। कई प्रभाव होते हैं जो आपका चैप्टर है प्रकाश का अपवर्तन, उससे रिलेटेड, इससे कई ऑब्जेक्टिव भी बनते हैं, आपको बताएंगे। ठीक है, पहला प्रभाव देखेंगे कि पानी में डूबी हुई पेंसिल या छड़ी का मुड़ा हुआ, यानी कि आप एक बनाते हैं, यहाँ पर एक पानी का कुछ भी बना लेते हैं। ठीक है, पानी में हुई डूबी हुई पेंसिल, तो पानी के अंदर यदि आप पेंसिल को डालते हैं, तो पेंसिल हो या फिर छड़ी हो, इसको डालेंगे तो क्या होगा? मुड़ा हुआ, इस टाइप से मुड़ा हुआ दिखाई देगा। आपको क्या दिखाई देगा? मुड़ा हुआ। देखिए, मुड़ा हुआ दिखाई देगा, या फिर क्या दिखाई देगा? छोटा प्रतीत होता है। मुड़ा हुआ या छोटा प्रतीत होता है छड़ी का या फिर पेंसिल का। ठीक ना? तो पहला आपने जाना कि प्रकाश के अपवर्तन के क्या प्रभाव है। प्रकाश के अपवर्तन, अगर आपको ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि पानी में डूबी पेंसिल या छड़ी का मुड़ा हुआ दिखाई देता है या पड़ता है किसके कारण? तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण। ठीक ना? या छोटा प्रतीत होता है किसके कारण? तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण। दूसरा देखेंगे, मछुआरों को मछली भेजने में कठिनाइयां उत्पन्न होनी। जब मछली पकड़ने मछुआरा जाता है तो उस समय जाल फेंकता है, तो वहां पर उसको मछली पकड़ने में क्या हो जाती है? कठिनाई होने लगती है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा भी प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही होता है। ये बात को भी आप ध्यान में रखेंगे। तीसरा है, बाल्टी का तली ऊपर उठा हुआ दिखाई देना। जो बाल्टी होता है, इसका जो पेंदी होता है, लास्ट वाला हिस्सा, ये क्या होगा? ऊपर की ओर उठा हुआ दिखाई देता है। ऐसा क्यों होता है? तो ये भी प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। या तालाब का जल जो होता है कम गहरा दिखाई देता है, वो भी किसके कारण? प्रकाश के अपवर्तन के कारण। इनमें से कोई वाला भी आपको क्वेश्चन पूछ सकता है ऑब्जेक्टिव में, तो आप बताएंगे कि प्रकाश के अपवर्तन के कारण ऐसा होता है। ठीक ना? ऐसा संभव है। तो अगला क्वेश्चन हम देखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है कि पार्श्विक विस्थापन क्या है तथा यह किन किन बातों पर निर्भर करता है। अगर आपको देखिए कि ये टाइप का क्वेश्चन मिलेगा, ये सब एनसीईआरटी वगैरह का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी बुक होता है, उनसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा लड़ते हैं एग्जाम में, तो उस क्वेश्चन को आपके सामने रखें। तो पार्श्विक विस्थापन यदि आपको पूछ दे क्या होता है, तो जब कांच की स्लैब से प्रकाश की किरण को भेजा जाता है। देखिए, यहाँ पर हम एक स्लैब बना लेते हैं। ये हमारा स्लैब क्या है? कांच का स्लैब है। किसका स्लैब है? कांच का स्लैब है। अब इस कांच के स्लैब से किस किरण को? प्रकाश की किरण को हम भेजेंगे। कौन सी किरण को भेजेंगे? प्रकाश की किरण को भेजेंगे। कांच की स्लैब से किस किरण को? प्रकाश की किरण को भेजा जाता है। चलिए, प्रकाश की किरण को भेजा जाता है। तो आपतित किरण के बाएं हुए भाग, जो अब प्रकाश से जो किरण आ रही है, उस किरण का नाम क्या पड़ता है बच्चों? आपतित किरण। इस किरण को हम क्या बोलते हैं? आपतित किरण। याद है ना? इस किरण को हम बोलते हैं आपतित किरण। तो आपतित किरण के बाएं हुए भाग, यानी बाहरी वाला भाग, कौन वाला भाग? बाहरी वाला भाग, बाएं हुए भाग तथा निर्गत किरण के बीच, कौन सी किरण के? यहां पर से निर्गत किरण के बीच लंबवत दूरी होती है। इन दोनों के बीच देख पा रहे हैं, इन दोनों के बीच क्या हो रही है? इन दोनों के बीच लंबवत दूरी हो रही है। कौन सी दूरी हो रही है? लंबवत दूरी हो रही है। इसी लंबवत दूरी को हम क्या कहते हैं? पार्श्विक विस्थापन कहते हैं। ठीक ना? तो याद रखेंगे, जब कांच की स्लैब से किसको? प्रकाश की किरण को भेजा जाएगा, तो आपतित किरण का बाएं हुए भाग तथा निर्गत किरण जो है, निर्गत किरण के दोनों के बीच जो लंबवत दूरी होती है, इसी को हम क्या कहते हैं? पार्श्विक विस्थापन के नाम से जानते हैं, या पार्श्विक विस्थापन कहते हैं। अगर ये क्वेश्चन आएगा तो इस टाइप से आप आंसर लिख सकते हैं। अब यह कौन कौन बातों पर निर्भर करता है? तो ये निम्नलिखित बातों पर निर्भर करता है। पहला बात आप इसमें से देखेंगे कि पहला बात कहता है, यह कांच की स्लैब के मोटाई का सीधा समानुपाती होता है। यानी कांच का स्लैब जितना मोटा होगा उसके सीधा समानुपाती हो जाएगा। इसके क्या हो जाएगा? समानुपाती हो जाएगा। कौन? समानुपाती कौन होता है? पार्श्विक विस्थापन। दूसरा है, यह आपतन कोण का सीधा समानुपाती हो जाता है। देखिए, इस टाइप से आप पढ़ेंगे, आपतन कोण के क्या हो जाएगा? आपतन कोण के समानुपाती। तो यहाँ पर जो हमारा कोण होता है उस कोण को बोलते हैं आपतन कोण, और आपतन कोण के भी यह क्या हो जाता है? समानुपाती हो जाता है। होगा। ठीक है। तीसरा देखेंगे, यह अपवर्तनांक के बढ़ाने से बढ़ जाता है। अगर अपवर्तनांक को इसमें बढ़ाया जाएगा तो ये इसका भी मान क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा पार्श्विक विस्थापन में। ठीक है। तो अपवर्तनांक के बढ़ाने से इसका मान क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। तो इतनी बात को आप याद रखेंगे, इस टाइप से आप लिख सकते हैं।
किसमें, पार्श्विक विस्थापन में या पार्श्विक विस्थापन के क्वेश्चन आए कि किन किन बातों पर निर्भर करता है, तो इस टाइप से आप लिख सकते हैं। ये 2 मार्क्स वाला सवाल बनता है और ये भी 2 मार्क्स वाला सवाल बनता है। उधर आपने पढ़ा सघन माध्यम, विरल माध्यम, वो भी 2 मार्क्स वाला सवाल था। आगे देखेंगे अगला हमारा क्वेश्चन, लेंस के फोकस से आप क्या समझते हैं। लेंस के फोकस से आप क्या समझते हैं, तो यहाँ देखिएगा कि लेंस के प्रधान अक्ष पर अक्ष के समांतर आ रही, देखिए लेंस का प्रधान अक्ष के समांतर, लेंस हम बना लेते हैं, एक क्या बना लेते हैं, लेंस बना लेते हैं, ठीक है। तो लेंस के प्रधान अक्ष के समांतर, तो यहाँ देखिए लेंस के प्रधान अक्ष, यहाँ पर दे देंगे प्रधान अक्ष, तो प्रधान अक्ष के समांतर क्या कर रहा है, समांतर आ रही, ठीक ना। लेंस के प्रधान अक्ष के समांतर आ रही कौन सी किरण, प्रकाश की किरण। कौन सी किरण, प्रकाश की किरण। अपवर्तन के बाद, किसके बाद, अपवर्तन के बाद, देखिए प्रकाश की किरण इधर जाएगा तो अपवर्तन हो जाएगा, और अपवर्तन के बाद प्रधान अक्ष के जिस बिंदु से, प्रधान अक्ष के जिस बिंदु से, ई वाला प्रधान अक्ष है, ऐसे बिंदु से क्या होती है, मिलती हुई प्रतीत होती है। क्या होती है, मिलती हुई प्रतीत होती है या मिल जाती है, इसी को हम क्या कहते हैं, लेंस का फोकस कहते हैं। देखिए यहाँ से क्या हो रहा है, पहले एक दफ़ा फिगर के मारे, लेंस के प्रधान अक्ष पर, तो लेंस के प्रधान अक्ष पर क्या है, एक स्थित है, एक बिंदु, एक स्थित क्या है, ये वाला स्थित है बिंदु, ठीक है, ये वाला स्थित है क्या है, बिंदु। अब इसी बिंदु पर क्या हो रही है, आ रही है, आ रही है कौन सी किरण, आपतित प्रकाश की किरण। ये कौन सी किरण आ रही है, आपतित प्रकाश की किरण। अब जैसे जाएगी अपवर्तन के बाद इस पर जाएगी तो क्या होगी, मिल जाती है, क्या हो जाती है, मिल जाती है, किस पर, इसी बिंदु पर मिल जाती है, इस बिंदु पर क्या हो जाते हैं, मिल जाती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, इसी को हम क्या कहते हैं, लेंस का फोकस कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, लेंस का फोकस कहते हैं, ठीक ना। आप ये वाला क्वेश्चन को आसानी से समझ सकते हैं या देख पाएंगे, इस टाइप से लिखेंगे तो आपका आंसर बन जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 6 नंबर क्वेश्चन है, प्रकाशित केंद्र किसे कहते हैं। अगर क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में, प्रकाशित केंद्र किसे कहते हैं, तो बोलेंगे लेंस के प्रधान अक्ष पर स्थित हुआ बिंदु। फिर से देखिए लेंस है और लेंस के प्रधान अक्ष, यहाँ पर हमारा जो है, ये जो है हमारा, ये मान लीजिए यहाँ पर हमारा प्रधान अक्ष, ठीक है। तो लेंस के प्रधान अक्ष पर स्थित वह बिंदु, तो यही बिंदु स्थित है, मौजूद है, जिससे होकर प्रकाश की किरण, जिससे होकर कौन सी किरण, प्रकाश की किरण। फिर देखिए प्रकाश की किरण, जिससे होकर कौन सी किरण, प्रकाश की किरण, जिससे होकर प्रकाश की किरण लेंस के प्रथम पृष्ठ से, प्रथम पृष्ठ मतलब इधर वाला पहला पृष्ठ हो जाएगा, प्रथम पृष्ठ मतलब पहला पृष्ठ ये हो जाएगा, प्रथम पृष्ठ से दूसरे अपवर्तन के बाद, मतलब उस साइड अपवर्तन के बाद दूसरे पृष्ठ से निर्गत होते हैं, यानी दूसरे पृष्ठ से क्या होते हैं, निर्गत होते हैं, इसको हम बोलते हैं, दूसरे पृष्ठ से क्या होते हैं, निर्गत होते हैं, सब इसी बिंदु से, इसको हम बोलते हैं प्रकाशित केंद्र, इसको बोलते हैं प्रकाशित केंद्र, ठीक ना। तो एक दफ़ा परिभाषा फिर से बोलेंगे, फिगर पे उतना आप फिगर के माध्यम से समझाना चाहे आपको, बाद बाकी फिगर इस टाइप से नहीं बनेगा, ठीक है। आप बनाएंगे क्या होगा, अलग बना भी सकते हैं, आप इसको देखें गौर से, ठीक ना, कि लेंस के प्रधान अक्ष, लेंस के प्रधान अक्ष पर स्थित बिंदु, तो लेंस के प्रधान अक्ष पर स्थित बिंदु है, जिससे होकर कौन सी किरण, प्रकाश की किरण, जिससे होकर प्रकाश की किरण क्या हो रही है, प्रथम पृष्ठ से, यानी पहला पृष्ठ से दूसरे अपवर्तन के बाद क्या हो रही है, दूसरे पृष्ठ से निर्गत होती है, दूसरे पृष्ठ से क्या हो रही है, इस पृष्ठ से क्या हो रही है, निर्गत हो रही है, इसी पृष्ठ से निर्गत होती है, इसी को बोलते हैं हम लेंस प्रकाशित केंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रकाशित केंद्र कहते हैं, ठीक ना। इस टाइप से आप देख पा रहे हैं। तो अगला हमारा जो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन को देख लें, अगर ये क्वेश्चन आएगा तो आप इस टाइप से लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन कह रहा है लेंस का द्वारक क्या है, लेंस का द्वारक क्या है। तो अगर ये क्वेश्चन पूछे 2 मार्क्स में तो आप बिल्कुल आसान से लिख सकते हैं कि लेंस की वृत्तीय परिधि को, लेंस के वृत्तीय परिधि को लेंस का द्वारक कहते हैं। यहाँ देखिएगा लेंस की वृत्तीय परिधि को, कौन से परिधि को, यानी कि लेंस का जो पूरा होता है उसको बोलते हैं लेंस का परिधि, उसको बोलते हैं परिधि। तो वृत्तीय परिधि को यानी गोल परिधि को हम क्या कहते हैं, लेंस का द्वारक कहते हैं, ठीक ना। तो ये भी क्वेश्चन बड़ा आसान था क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को आप याद कर सकते हैं, लिख सकते हैं, नोट बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 8वां क्वेश्चन है, लेंस के सूत्र से आप क्या समझते हैं, लेंस के सूत्र से क्या समझते हैं। लेंस आपने पढ़ा, लेंस 2 टाइप्स के होते हैं, उसका अब यहाँ पर पढ़ेंगे लेंस के सूत्र से आप क्या समझते हैं, ठीक है। तो देखिएगा वैसा सूत्र जो लेंस की वस्तु दूरी, ऐसा सूत्र है जिसमें वस्तु दूरी, कौन सी दूरी, वस्तु दूरी यानी कि u से सूचित करते हैं, और प्रतिबिंब दूरी यानी कि v
तथा फोकस दूरी यानी कि एफ के बीच संबंध बताता हो। इन तीनों के बीच क्या बताता हो? संबंध बताता हो। इन तीनों के बीच क्या बताएगा? संबंध बताएगा या बताता हो, उसे हम क्या कहते हैं? लेंस सूत्र कहते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं? लेंस सूत्र कहते हैं। इस बात को याद रखेंगे, ठीक ना। किस किस के बीच? तो वस्तु की दूरी होगी, प्रतिबिंब की दूरी होगी या फोकस की दूरी होगी। तीनों के बीच के जो संबंध बताता हो वैसे को हम क्या कहते हैं? लेंस का सूत्र भी कहते हैं। इसको लेंस का सूत्र के नाम से जानते हैं, ठीक ना। तो ये क्वेश्चन आपका ऐसे था, आप लिख सकते हैं इसका आंसर, ठीक ना। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, हीरा का अपवर्तनांक 2.42 है, इस कथन से क्या अभिप्राय है, या इस कथन का क्या अभिप्राय है? आपको पूछा जाएगा कि सबसे कठोर तत्व कौन है। सबसे कठोर तत्व कौन है? तो याद रखेंगे हीरा होता है सबसे कठोर तत्व। सबसे मजबूत पदार्थ कौन है? तो हीरा होता है, ठीक है। अगर हीरा का अपवर्तनांक पूछता है 2.42, याद रखेंगे, ठीक ना। यहाँ दिए हुआ हीरा का अपवर्तनांक क्या है? 2.42 है। इस कथन से क्या अभिप्राय है? तो आंसर में आप इस प्रकार लिखेंगे, चूंकि हीरे का अपवर्तनांक है जो क्या है? हीरे का अपवर्तनांक जो है क्या है? काफ़ी अधिक है। यानी आपको पहले ही बता दी कि सबसे अधिक अपवर्तनांक किसका होता है? तो हीरा का होता है। इस हिसाब से आप बता सकते हैं चूंकि हीरे का अपवर्तनांक सबसे अधिक है, इसलिए हीरा प्रकाश था, यानी इसलिए प्रकाश था मतलब सघन माध्यम में। अगर हीरा जब सघन माध्यम में होता है तो और हीरे में प्रकाश का वेग क्या हो जाती है? कम हो जाती है। इसलिए हीरा प्रकाश था, सघन माध्यम है, और इसलिए क्या हो जाता है? और हीरा का अपवर्तनांक यानी हीरा का वेग जो होता है प्रकाश में क्या हो जाता है? बहुत ही कम हो जाता है। इस टाइप से आप बता सकते हैं इसका अभिप्राय। एक बार और देखेंगे, चूंकि हीरा का अपवर्तनांक है जो काफ़ी अधिक है, यहाँ पर जो हीरा का अपवर्तनांक है वो क्या है? काफ़ी अधिक है, इसलिए हीरा क्या होता है? प्रकाश का सघन माध्यम है, या कौन सा चीज़ होता है? सघन माध्यम है, और हीरा में प्रकाश का वेग क्या हो जाता है? बहुत ही कम हो जाता है, ठीक ना। आगे देखेंगे, अगला हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसी लेंस की डाईऑप्टर क्षमता को परिभाषित करें, ठीक ना। लेंस की क्षमता के डाईऑप्टर को परिभाषित करना है। तो यहाँ पर देखिएगा, एक डाईऑप्टर होता है, ठीक है, नहीं, ठीक है। आंसर देखेंगे, जब किसी लेंस की फोकस दूरी 1 मीटर हो, ठीक है। जब लेंस की फोकस दूरी कितनी हो जाए? फोकस दूरी यहाँ पर फोकस दूरी जो हमारा फोकस दूरी हमारा कितनी हो? 1 मीटर हो। कितनी मीटर? 1 मीटर हो, 1 मीटर हो। फोकस दूरी 1 मीटर होती है तो लेंस की क्षमता भी क्या हो जाती है? इसकी क्षमता, इसकी ताकत जो हो जाती है वो क्षमता कितनी हो जाती है? इसकी क्षमता भी हो जाती है 1 डाईऑप्टर, 1D हो जाती है, 1D यानी 1 डाईऑप्टर हो जाती है, ठीक ना। तो याद रखेंगे, जब किसी लेंस की फोकस दूरी 1 मीटर होती है तो उसकी क्षमता का भी हो जाता है 1 डाईऑप्टर हो जाता है। तो ये आपका क्वेश्चन था, 10 क्वेश्चन था। आज आपका जो क्वेश्चन है 10 क्वेश्चन है इस चैप्टर के माध्यम से। 200 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में 2026 में। तो इस वीडियो को बिल्कुल देखें और शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आपका आने वाला एग्जाम अच्छा हो, भला हो। तो आप पढ़ेंगे इस टाइप से, इस नोट्स के माध्यम से आप देखेंगे या लेक्चर के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से आप देखेंगे तो आपका एग्जाम बेहद अच्छा होगा, बहुत अच्छा जाएगा। तो इसी के साथ मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बने रहे, जब तक हमारे साथ जुड़े रहें, हमारे परिवार के साथ जुड़े रहें, यानी कि हमारे आप एक परिवार हैं, इस सदस्य के साथ जुड़े रहें, सभी मेंबर्स के साथ जुड़े रहें, और जितने भी वीडियो आते हैं उसको आप लोग लाइक शेयर खूब करें। अब इतना ही कहकर मैं चलने की इजाज़त लेता हूँ। जय हिंद साथी।